गुड मॉर्निंग ऑल। इससे पहले का जो पार्ट है, पार्ट 1, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है और इमीडिएटली मैं सेकंड पार्ट भी आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 तक इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है देख लीजिए, है ना, जस्ट बिफोर दिस वीडियो। MLL न्यूनतम अधिगम स्तर, जिसको हम अंग्रेजी में मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग भी कहते हैं, ठीक है। मूल रूप से एक ऐसा उपागम है जिसकी मान्यता है इज़ बेसिकली इज़ एन अप्रोच विच अज्यूम्स। तो क्या होता है मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, ठीक है, आप लोग जानते ही हैं और आपने बीएड किया हुआ है क्योंकि। तो जब भी आप टीचिंग ऑब्जेक्टिव बनाते हैं या फिर डिसाइड करते हैं तो आप लोगों को पता होता है कि आपकी क्लास के अंदर हर बच्चा हर एक चीज़ तो नहीं सीख सकता, ठीक है। अपनी अपनी क्षमताओं के अनुसार या कहें कि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप बच्चा कम या ज़्यादा सीखता है। तो ये जो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है, इसका मतलब यही है कि जब आप सपोज दैट कि आप गणित, विज्ञान, हिंदी कोई भी विषय पढ़ा रहे हैं, उस विषय का कोई आप टॉपिक पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक में आपने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी में हम तीन जो डोमेन हैं, ठीक है, कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड अफेक्टिव। और कॉग्निटिव के अंदर जो हमारे पास फिर देन 6 सब डोमेन्स होते हैं, उन पर हम ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पहला ऑब्जेक्टिव मेमोरी लेवल का होता है और वो ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है जो हर कोई अचीव कर सकता है। तो कुल मिलाकर के सारी बातें इसलिए की जा रही है क्योंकि वहीं से एक कंसेप्ट निकल के आया है आपका MLL का, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं। फिनोमिना जो इसका है, अवधारणा मैंने आपके सामने रखी दी है। तो किसी भी कार्य को सभी व्यक्ति न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। अब न्यूनतम स्तर क्या हुआ? मेमोरी लेवल। आप जानते हैं ना, 3 लेवल ऑफ लर्निंग होते हैं आपके, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो मेमोरी लेवल जो होता है वो लीस्ट थॉटफुल, उसको हम कहते हैं, ठीक। अंडरस्टैंडिंग को हम मॉडरेट थॉटफुल कहते हैं और जो लास्ट हमारा है रिफ्लेक्टिव, वो होता है आपका मोस्ट थॉटफुल। तो जो लीस्ट थॉटफुल तक तो हर बच्चा सीख ही लेता है। तो इट मीन्स इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला सही रहेगा, ऑल स्टूडेंट कैन लर्न अ टास्क विद मिनिमम लेवल, ठीक है। आगे के भी हम पढ़ लेते हैं। एवरी लर्निंग टास्क कैन नॉट बी लर्न। कभी भी लर्निंग के रिस्पेक्ट में हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी एक टास्क कुछ बच्चे नहीं सीख सकते। नहीं शब्द का तो प्रयोग ही नहीं करना है, ये एक प्रकार का नकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत करता है एक शिक्षक की, ठीक। ऑल ऑब्जेक्टिव्स कैन नॉट बी अचीव्ड, ठीक है। ये बात भी ठीक है कि सारे ही ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया सकते, बट इस केस में आपका ऑल स्टूडेंट कैन लर्न अ टास्क विद मिनिमम लेवल, ये बेटर आंसर हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हम सभी बच्चों को शामिल कर रहे हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसे आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतम हस्तांतरण संभव है, ठीक। इन विच एरिया ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज़ पॉसिबल। तो मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कब होता है? जब हम कोई चीज़ मेमोराइज़ करते हैं, रटते हैं, बिल्कुल नहीं होता। जब आप कोई चीज़ रटते हैं तो उसको आप कभी आगे किसी और कंसेप्ट में यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक। जनरलाइजेशन इसका एक सही आंसर है, ठीक है। अवबोधन, परसेप्शन एंड हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। तो जब हम जनरलाइजेशन की प्रोसेस की तरफ जाते हैं, यानी कि अगर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग हम बोलें तो एडेप्टेशन की तरफ चलते हैं, जहाँ पर एसिमिलेशन अकोमोडेशन होता है, तो वो हमें हमारे कॉग्निशन डेवलपमेंट को हेल्प करता है और उसकी वजह से हम किसी भी घटना को जनरलाइज करके उसके टेंटेटिव सॉल्यूशन की तरफ जाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतःदर्शी। देखिए जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हुई है, ठीक है। मैं नाम नहीं लिखूंगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। फर्स्ट वाली सेंसरी मोटर स्टेज संवेदीगामक अवस्था होती है, ठीक है। सेकंड होती है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, जो कि इसमें नहीं दी है, इस ऑप्शन में नहीं दी हुई है। तो प्री ऑपरेशनल को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप सभी ने पढ़ा होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि जिनको मैंने पहले पढ़ाया है तो उनको जानकारी होगी ही, क्योंकि जितने भी आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सबको ये जानकारी होगी। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देन, और यहाँ पर होता है फर्स्ट पार्ट आपका एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट क्या होता है? प्री
प्री ऑपरेशनल हो गया ना आपका, प्री कंसेप्चुअल स्टेज एंड देन इंट्यूटिव स्टेज। तो यही पूछ रहा है कि प्री कंसेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज जो है वो किसके अंदर आता है, तो ये दूसरी अवस्था के अंदर आता है, और दूसरी अवस्था का नाम होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो जिन्होंने ये नहीं पढ़ा हुआ है, मैं फिर से कहूँगा, इससे पहले की वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बोला है कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ इस कंसेप्ट को 4-5 वीडियोस में बहुत अच्छे से। कॉग्निशन भी समझ सकते हैं, जीन पियाजे को पूरा आप पढ़ भी सकते हैं, और तो इसी यूट्यूब चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर देखो, संवेदी पेशीय अवस्था नहीं है, मूल संक्रियात्मक अवस्था नहीं है, औपचारिक नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ द अबव। और होता क्या है, जब एग्जाम में हम बैठते हैं और नन ऑफ द अबव ऑप्शन हो तो हम उसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं हैं, और वहीं उसके विपरीत अगर किसी क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा तो हम हमेशा ऑल ऑफ द अबव की तरफ ही जाने की कोशिश करते हैं। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पास ऐसा आ गया है जिसमें कि आंसर क्या है आपका, नन ऑफ द अबव है। अभिप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसने दिया है? बहुत सिंपल है, ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्लार्क हल ने दी हुई है। और अब देखिए यहाँ पर क्लार्क हल का नाम ही नहीं है, तो ये तो हो गया क्वेश्चन आपका गलत। ठीक है, इब्राहम मैस्लो जो हैं उन्होंने मोटिवेशन की थ्योरी जो दी है उसको नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। स्किनर का संबंध मोटिवेशन से डायरेक्ट नहीं है, इन्होंने रेनफोर्समेंट दिया है। वुडबर्ड का कोई लिंक नहीं है मोटिवेशन से, है ना। विक्टर ह्यूम ये नहीं है इस थ्योरी का प्रोफाउंडर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्लार्क हल है। ऑप्शन में आंसर है ही नहीं, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो उस क्वेश्चन का 1 मार्क हर किसी को दे दिया जाता है। और यही आपने सीटेट में, यूटेट में, प्रीवियस ईयर में कई बार देखा होगा कि 1 या 2 बोनस अंक मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब इसके ऑप्शन में वो आंसर है ही नहीं। आप याद रखिएगा कि ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय क्लार्क हल। क्लार्क हल वही जो मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि क्लार्क हल ने रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन शब्द दिया है, उस शब्द का प्रयोग अपने सिद्धांत में स्किनर ने किया है। बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय प्रस्तुत किया है। मैंने इससे पहले की वीडियो में आपसे बोला भी था कि आप बताएं कि आईक्यू का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है, और उस आईक्यू के कंसेप्ट के साथ जो डिस्क्रिप्टिव टेबल है वो किसने दिए। दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ऐसा मैंने आपसे कहा था। ठीक है, तो अगर आपने लिखा हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि बुद्धिलब्धि, चलो मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर ही देता हूँ। बुद्धि शब्द जो है ना, अब लिखा नहीं जाएगा अच्छे से, हाँ आप लोग बस सुन लीजिएगा। बुद्धि शब्द सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था आपका बिने ने, एल्फ्रेड बिने इनको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आईक्यू जो आपसे पूछा गया है, आईक्यू जो कंसेप्ट है वो दिया है किसने, विलियम स्टर्न ने। सी इसका आंसर है। ठीक है, तो स्टर्न ने आपका ये दिया हुआ है, और इसकी डिस्क्रिप्टिव टेबल दी है आपके टर्मन ने। तो 3 नाम याद रखने हैं, बिने, स्टर्न एंड टर्मन। बिने ने बुद्धि शब्द दिया और मानसिक आयु के संबंध में बुद्धि को उन्होंने एक्सप्लेन किया। स्टर्न ने आईक्यू का कंसेप्ट दिया और आईक्यू का फॉर्मूला भी दिया। ठीक है, MA/CA/100। और बाद में टर्मन ने उस आईक्यू को डिस्क्राइब करने के लिए टेबल डिज़ाइन की। ठीक है, तो ये तीनों नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, ये तो आप जानती हैं, हावर्ड गार्डनर, फेमस है ना। 8 प्रकार की बुद्धि इन्होंने बताई हुई हैं। ठीक, उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों को सूचित नहीं करती। अधिगम का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग अलग प्रकार के होते हैं, आप पढ़ेंगे अच्छे से, आपने पढ़ा ही होगा ऑब्वियसली बीएड में। पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होता है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल होता है, बट 2 टेल्ड और 1 टेल 2 टेल नहीं होता है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 टेल 2 टेल टाइप की कोई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये जो ऑप्शन है ये होता है आपका एरर। ठीक है, जो आप रिसर्च वगैरह पढ़ते हैं, तो अभी फ़िलहाल इस पर बात नहीं करेंगे हम। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है, अब देखिए ये फॉर्मूला आपने लगाना है यहाँ पर, MA/CA। सभी को आप में से ये फॉर्मूला आता है, कोई ऐसा नहीं है आप में से इसको ना आता हो, जिसको नहीं आता वो देख लें। तो ये IQ का फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, IQ = MA/CA/100। अब आप देखिए, ठीक है, हाँ अब आप देखिए इसका जो आंसर है वो क्या बनेगा। MA क्या है आपके पास, मानसिक आयु 5 वर्ष। ठीक है, इसके बाद CA क्या है, CA होती है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज, वो है आपका 4 ईयर × 100।
अब 4 से 125 टाइम्स डिवाइड होता है, 25 इंटू 5 आपको हो जाता है 125। तो आंसर क्या हुआ आपका 125 हो गया। 125 आंसर आपको इस में दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के नियम में से कौन सा नहीं है? तो थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम दिए हैं। पहला है आपका प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, दूसरा है सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। यहाँ पर प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, सेकेंडरी भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता। तत्परता का नियम दिया है इन्होंने, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। सीक्वेंस है इसकी, पहले लॉ ऑफ रेडीनेस, देन लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड देन लास्ट वन इज लॉ ऑफ इफेक्ट। ये भी याद रखना है कि स्किनर ने अपना जो सिद्धांत दिया है, ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, वो थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट से प्रभावित होकर के दिया है। ये भी कई बार पूछा आता है एग्जाम्स में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन। लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो थॉर्नडाइक का नहीं है, राइट। आई होप कि आपको बेनिफिट मिल रहा होगा इससे। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि अगर आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, आप लोगों को सीखने में हेल्प मिल रही है, तो फिर मैं और आगे ऐसे वीडियोस बना दूंगा आप लोगों के लिए, है ना, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। और ये सिर्फ यूटेट में हेल्प नहीं करेगा आपको, ये आपको हेल्प करेगा अभी फ़िलहाल आने वाले सीटेट में, और उसके बाद देन अगर आप एलटी वगैरह की तैयारी करते हैं, उसमें प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर भी कुछ हद तक ये आपको हेल्प करेगा। हालांकि एलटी का जो पेडागोजी है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है। शिक्षण कौशल के संबंधित निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो टीचिंग स्किल्स पूछ रहा है, माइक्रो टीचिंग स्किल पढ़े होते हैं आपने, है ना। ब्लैक बोर्ड राइटिंग एक स्किल होता है ना। आस्किंग क्वेश्चन एक स्किल होता है। सॉल्विंग क्वेश्चन जैसा तो कोई स्किल नहीं होता, है ना। सॉल्विंग क्वेश्चन जैसा कोई स्किल नहीं होता। अब यहाँ पर क्या पूछना चाह रहा था ये क्लियर नहीं किया है इसने। देखो, ब्लैक बोर्ड राइटिंग डेफिनेटली एक स्किल है, आस्किंग क्वेश्चन एक स्किल है, फ्लुएंसी ऑफ क्वेश्चन बोलते हैं इसको हम। एक होता है प्रोबिंग क्वेश्चन। प्रोबिंग क्वेश्चन में क्या होता है, हम बच्चे को हिंट दे करके किसी प्रश्न का उत्तर निकलवाते हैं। 2-4 उसमें 5 करीबन उसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर इसने ये सॉल्विंग स्किल को प्रोबिंग स्किल के रिस्पेक्ट में यूज़ किया है, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि सॉल्विंग क्वेश्चन जैसा कोई स्किल होता नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है। प्रोबिंग क्वेश्चन होता है। तो अगर इसने प्रोबिंग की जगह पर सॉल्विंग वर्ड यूज़ कर लिया है गलती से, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अदरवाइज़, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, अच्छा हाँ ठीक है, इसमें तो ऑल ऑफ द, ठीक है, ओके, हो जाएगा। इसने प्रोबिंग क्वेश्चन को ही इसने सॉल्विंग क्वेश्चन बोल दिया, ठीक है, राइट। फिर से बोलूँगा, सॉल्विंग क्वेश्चन जैसा कोई टर्म नहीं होता, हाँ, स्किल में, टीचिंग स्किल में। तो क्योंकि इसने पूछा है कि कौन कौन से होते हैं, तो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, आस्किंग क्वेश्चन डेफिनेटली होते हैं, तो इट मीन्स 2 तो है ही ना। और आपके पास ऑप्शन में ए एंड सी जैसा ऑप्शन नहीं है, तो इट मीन्स ऑल ऑफ द दीज ही हमको करना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो लेने ही पड़ेंगे, तो हम तीनों ले लेते हैं। ये प्रोबिंग क्वेश्चन ही आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। सीखने की प्रक्रिया में फिर से कहना चाहूँगा कि किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट ये वीडियो देखते हुए होता है कि मतलब मैंने आंसर बता दिया और आपको फिर डाउट हुआ यार कि इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न है, या फिर मुझे थोड़ा सा और पढ़ना था इसको, कल एग्ज़ाम परसों एग्ज़ाम है, तो आप बिल्कुल बिना देरी के आप कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो करंट स्टूडेंट हैं, उनके पास फ़ोन नंबर है, वो कॉल कर सकते हैं पूछने के लिए। 30 तारीख को जब एग्ज़ाम स्टार्ट होना है उससे 10 मिनट पहले तक, राइट। और जिनके पास नहीं है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा क्वेश्चन, डाउट, तो आपको वहीं सॉल्यूशन मिल जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार है। इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इन लर्निंग प्रोसेस क्या है? रेनफोर्समेंट दिया है इसने। सबसे बेसिक जो कंसेप्ट है उसका तो रेनफोर्समेंट ही है ना, ठीक है। रेनफोर्समेंट दिया क्लार्क हल ने है, हाँ, ठीक है, लेकिन ऑपरेंट कंडीशनिंग में रेनफोर्समेंट के शेड्यूल्स के थ्रू स्किनर ने सिखाने का प्रयास किया है, ओके। सूक्ष्म शिक्षण, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया इसने। सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है, यानी कि माइक्रो टीचिंग साइकिल जो है वो 36 मिनट का होता है, ये सब जानती हैं आप लोग, ठीक। और अगर समय है आपके पास और आप इच्छुक हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में ये पूरा साइकिल जो है बना करके भेजें, राइट, कि कौन कौन से उसमें कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, सारे स्टेप लिख करके भेजिए। अभी कंफर्म हो जाएगा कि आपको माइक्रो टीचिंग स्किल आते भी हैं या नहीं आते हैं। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली होगी? तो जो समस्यात्मक बच्चे हैं, यानी कि प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड हैं, उनकी विकासात्मक मापनी, डेवलपमेंटल स्केल,
उनका केस स्टडी, ठीक है, और उनका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चे की हरकतों को, इन सभी के माध्यम से हम बच्चे को पहचानने में कह सकते हैं कि सक्षम हो सकते हैं या फिर सफल हो सकते हैं। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट था। इससे पहला पार्ट मैं पहले ही आप लोगों को भेज चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। तो 30 क्वेश्चन पूरे हुए हैं और डेफिनेटली नो डाउट बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें हैं। सिर्फ 7 से 8 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, बाकी थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन ही हैं। तो आप देखिए, और अगर आपको हेल्प मिल रही तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मैं आगे के लिए आपकी वीडियोस और रेडी करता हूँ, ठीक है। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे।